सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज अपन लेंगे कक्षा 10 विज्ञान पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन। तो अपन ने जो पीछे 3 पाठ पढ़े वो बायोलॉजी के थे। बायोलॉजी के जो पाठ थे उनमें आपने पहला भोजन और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, रोगों से संबंधित बातें या नशीले पदार्थों से जुड़ी कुछ बातें थी। इसी प्रकार दूसरा जो चैप्टर अपन ने लिया था जेनेटिक्स वाला लिया था, आनुवंशिकी, मेंडल के नियमों के बारे में जानकारी ली, मेंडल के नियमों का महत्व पढ़ा। तीसरा जो अपन ने चैप्टर लिया प्रतिरक्षा और रुधिर समूह, रोगों से लड़ने की क्षमता किस प्रकार से होती है हमारे शरीर में, और ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन ने यहाँ पे जानकारियां ली। अब अपन आगे ले रहे हैं 5वां अध्याय जो रासायनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। रासायनिक विज्ञान के 4 चैप्टर अपने इस बुक में दिए हुए हैं और ये जो 5वां चैप्टर है वो 5 अंक का है। 5वां चैप्टर कितने अंक का है? 5 अंक का है। तो यहाँ से जो प्रश्न आएंगे, जैसे अंक भार कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। अंक भार कितना है? 5। 5 नंबर में से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो सिंगल प्रश्न आएगा और बाकी जो प्रश्न है जो टुकड़ों के रूप में 2+2 या आप ये कह सकते हो कि 3 नंबर वाले में भी इसको डाला जा सकता है। तो कुल मिला के 3 प्रश्नों की संख्या 3 हो सकती है, प्रश्नों की संख्या 2 हो सकती है। तो इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वो तो अपन चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि रासायनिक विज्ञान की जो जानकारी है वो बिना तत्वों के ज्ञान के अधूरी है। यानी जैसे परमाणु है, अणु है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनके बारे में कक्षा 9 में आपने जानकारी ली थी। और आज अपन यहाँ पे जो जानकारी लेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ पहले जो तत्व है, आपके 7वें पाठ में एक आवर्त सारणी भी आएगी। तो तत्वों की जानकारी होनी जरूरी है क्योंकि रासायनिक पदार्थ का नाम जानने के लिए उसका सूत्र जानना जरूरी होता है और सूत्र के लिए प्रतीकों के बारे में जानकारी जरूरी होती है। तो आज अपन सबसे पहले जो है जो तत्व है उनके नामों के बारे में, उनका प्रतीक क्या होता है। तो प्रतीक का मतलब होता है सूक्ष्म रूप। जैसे आपका नाम है, जैसे आपका नाम जो भी XYZ, जैसे मोहनलाल है तो शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं? MK, ML क्या लिखते हैं शॉर्ट में? ML। तो इसका मतलब छोटा नाम जो है वो एक क्या एज प्रतीक है। तो रासायनिक विज्ञान में भी प्रतीक जो है उनके माध्यम से अपन सूत्रों की जानकारी या जो रासायनिक पदार्थ उनके बारे में जानकारी प्रतीकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं परमाणु क्रमांक, यानी आवर्त सारणी में किस नंबर पे आता तत्व है, उसका नाम क्या तत्व का नाम। उसके बाद में आता है इसका प्रतीक, इसका प्रतीक क्या होगा। परमाणु क्रमांक 1, पहला परमाणु क्रमांक जिस तत्व का होता है उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। तो प्रतीक लिखते समय यह ध्यान देना होता है कि जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे 2 ही तत्वों के नाम, जैसे प्रतीक का मतलब क्या होता है, जो भी तत्व है उसका जो अंग्रेजी में जो मीनिंग आता है, जैसे हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या आएगा? H आएगा। तो अंग्रेजी में जो इसका नाम लिखा जाएगा उसका जो पहला अक्षर है वो प्रतीक के रूप में क्या होगा? लिया जाएगा। तो जैसे हीलियम का भी पहला अक्षर क्या होता है? H आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पहला अक्षर होगा वो तो कैपिटल आएगा, परंतु जो दूसरा अक्षर होगा वो साथ में क्या होगा? लिया जाएगा, अर्थात स्मॉल लेटर के रूप में इसको अपन क्या करेंगे? काम में लेंगे। जैसे परमाणु क्रमांक 2 नाम हो गया आपके हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या हो जाएगा? He हो जाएगा। तो देखो दोनों में H सेम है परंतु इसका दूसरा अक्षर क्या आ गया? साथ में E आ गया। इसी प्रकार से कार्बन का C आता है, कैल्शियम का भी C आता है। तो कैल्शियम के साथ में अपन क्या जोड़ते हैं? साथ में उसका दूसरा अक्षर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, Ca हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तीसरा है L, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, प्रतीक होता है उसका Li। नंबर 4 पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। 5 पे आता है बोरोन। बोरोन का प्रतीक होता है B। 6 पे आता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है C। 7 पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। 8 पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। इसी प्रकार 9 पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक होता है F। अब देखिए फ्लोरीन में कई बच्चे कई बार P लिख देते हैं, जल्दीबाजी में क्या लिख देते हैं? P। तो P नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? F आएगा। 10 पे क्या आता है? नियोन, या इसको अपन
तो जैसे 10 पे क्या आ गया नियोन, नियोन या नियोन, प्रतीक क्या हो जाएगा इसका Ne। परंतु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका प्रतीक उसके अंग्रेजी माला के वर्ग जो अक्षर है उसके अनुसार नहीं होता, अर्थात उसका अंग्रेजी में जो नाम है उसके आधार पर नहीं होता। उसके लिए अपन क्या करते हैं, लैटिन नाम क्या करते हैं काम में लेते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे मिलेंगे आवर्त सारणी में आगे जिनमें लैटिन नाम के आधार पर उनके प्रतीक क्या होंगे आपको दिए गए होंगे। जैसे 11 पे आता है सोडियम, सोडियम का यदि अपन देखें तो एस आना चाहिए, परंतु लैटिन नाम इसका क्या होता है नेट्रियम होता है, तो प्रतीक क्या आ जाएगा इसका Na आ जाएगा। 12 पे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या आ जाएगा Mg आ जाएगा। 13 पे कौन सा आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या आ जाएगा Al आ जाएगा। 14 पे कौन सा आता है सिलिकॉन या सिलिकन या सिलिकॉन, प्रतीक क्या होता है इसका Si। 15 पे क्या आता है फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है P। कुछ बच्चे इसका F लिख देते हैं, तो लिखते समय इसका भी क्या कहता है आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार 16 पे क्या आता है सल्फर, सल्फर को क्या कहते हैं गंधक भी कहते हैं, सल्फर का दूसरा नाम क्या है गंधक S। इसी प्रकार 17 पे आता है क्लोरीन, जो आवर्त सारणी में जो हेलोजन परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है Cl। इसी प्रकार 18 पे आता है आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक हो गया 18, प्रतीक क्या हो गया इसका A। 19 पे आता है पोटेशियम, तो पोटेशियम के हिसाब से P होना चाहिए, परंतु इसका लैटिन नाम क्या होता है कैलियम होता है, तो प्रतीक क्या आएगा इसका K। इसी प्रकार 20 पे आता है कैल्शियम, कैल्शियम का कैल्शियम का प्रतीक क्या आएगा Ca। इसी प्रकार 21 पे आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम का प्रतीक होता है Sc। 22 पे आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम का प्रतीक होता है Ti। 23 पे आता है वेनेडियम, वेनेडियम का प्रतीक क्या होता है V। 24 पे आता है आपके क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक आता है Cr। इसी प्रकार 25 पे आता है मैग्नीज, देखिए मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों मिलता है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या था Mg और मैग्नीज का प्रतीक क्या होगा मैग्नीज, मैग्नीज का प्रतीक क्या होगा मैग्नीज का प्रतीक होगा Mn। इसी प्रकार 26 पे आता है फेरस, या अपन कह सकते हैं आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहे का लैटिन नाम क्या होता है फेरम, लैटिन नाम क्या होता है लोहे का फेरम, प्रतीक क्या आ जाएगा Fe। 27 पे आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक होता है Co, क्या होता है Co। उसके बाद 28 पे आता है निकिल, निकिल का प्रतीक क्या होता है Ni। 29 पे आता है कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा, और तांबे का प्रतीक आता है Cu। तो देखिए Cu ये किसका प्रतीक हो गया क्यूप्रम के हिसाब से हुआ, इसका लैटिन नाम क्या है क्यूप्रम। उसके बाद 30 पे आता है जिंक, जिंक का मतलब होता है जस्ता, जस्ते का प्रतीक होता है Zn। तो इस प्रकार से जैसे 1 से 30 तक मैंने लिखे यहाँ पे, इस प्रकार आपके जो है 112 तक आवर्त सारणी में तत्वों के नाम आपको मिल जाएंगे। तो वो आप जो है तत्वों के नाम सारणीबद्ध करेंगे उनको, या सारणी के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो सारणी के याद करने का तरीका जो है अपन 12वें पार्ट जब 7वां पार्ट लेंगे उस पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि आपको प्रत्येक याद होने चाहिए, प्रत्येक यदि याद नहीं है ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है रासायनिक पदार्थों के नाम जो है वो नहीं लिख सकते तरीके से, या उनके सूत्र जो है वो आपको याद नहीं होंगे। तो सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले उसका प्रत्येक याद करना, और प्रत्येक याद होने के बाद में आपस में जैसे जो संयोजकता होती है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था संयोजकता के बारे में कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उनके सहयोग करने की प्रवृत्ति को अपन क्या कहते हैं उसके संयोजकता कहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन कौन किसको दे सकता है या कौन किससे लेता है वो उसकी संयोजकता पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो माइनस जो लेने वाला होता है उसके ऊपर ऋणावेश आता है और देने वाले पर क्या आता है धनावेश आता है। तो आयनों के आदान प्रदान से इनके सूत्र बनते हैं। तो रासायनिक सूत्र जो है वो आपको फिर याद करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब दैनिक जीवन में रासायनिक जो रसायन या केमिस्ट्री से जुड़े हुए जो पार्ट है उनके लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक तो इनके सूत्र प्रत्येक याद करने पड़ेंगे। हालांकि जो बनती कोशिश पूरी करने, परंतु 1 से 30 तक तो करने अनिवार्य है, जरूरी है। इनके अलावा जैसे आगे अपन चलते हैं, जैसे जर्मेनियम Ge परमाणु क्रमांक 32 पे, आर्सेनिक जैसे 33 पे As है,
इसी प्रकार जैसे 35 पे ब्रोमीन है, Br है। इसी प्रकार जैसे 36 पे क्रिप्टोन, Kr है। इसी प्रकार जैसे 38 पे स्ट्रांशियम, Sr है। इसी प्रकार जैसे मोलिब्डेनम, Mo, जो परमाणु क्रमांक 42 पे है। इसी प्रकार 47 पे महत्वपूर्ण तत्व है Ag, चांदी, सिल्वर, है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण है, 47 पे है। इसी प्रकार 48 पे कैडमियम है। फिर 50 के ऊपर Sn है। इसी प्रकार 79 के ऊपर Au, सोना आता है। फिर 80 के ऊपर आपके Hg, मरकरी आती है, पारा। इसी प्रकार यूरेनियम आपके 92 के ऊपर आता है। 90 पर थोरियम आता है। रेडोन Rn86, जो गैस के रूप में है, रेडोन Rn86 परमाणु क्रमांक है। रेडियम परमाणु क्रमांक 88 है। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे पीबी, प्लम्बम, सीसा, तो इनके परमाणु क्रमांक भी आपको कुछ हद तक क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, या इनके प्रत्येकों के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। परंतु मेन जो प्रश्न आते हैं आगे, वो किससे जुड़े हुए थे, 1 से 23 तक वालों में लगभग जुड़े हुए होते हैं। तो आपको इस प्रकार से आवर्त सारणी से या जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए जो पार्ट है, उनके लिए कम से कम प्रतीकों के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। उनका प्रतीक जो है, तत्वों के नाम और उनके प्रतीक आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इनके बिना आपका ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है, समझ में नहीं आएगा। इनके सूत्र वगैरह, इनके नाम आदि के लिए हमें इनके जो तत्वों के नाम है वो तो कम से कम हमें याद होने चाहिए। अब अपन चलते हैं टॉपिक की ओर, पाठ की ओर। ये तो जो चर्चा थी ऊपरा ऊपरी थी, जो इन पाठों में लगभग काम में आएंगे तत्वों के नाम उसके हिसाब से, या जो सामान्य नाम है एक दैनिक सामान्य विज्ञान के हिसाब से, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे 1 से 30 तक जो परमाणु क्रमांक है वो आपको कक्षा जो 9 है उसमें लगभग याद हो जाने चाहिए। परंतु याद नहीं हुए तो भी अब इनको क्या करना, आपको याद करना है, क्योंकि इनके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए, तो दैनिक जीवन में राशन जो पार्ट है वो चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं। आपके दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे पहनने के लिए कपड़े आप काम में लेते हो, है ना, विभिन्न प्रकार के बर्तन आप काम में लेते हो, विभिन्न प्रकार के मसाले आप काम में लेते हो, विभिन्न प्रकार के आप जो खाद्य पदार्थ काम में लेते हो, है ना, इनमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा जरूर होगी। इसका मतलब बिना रासायनिक पदार्थों के हमारा जो जीवन है वो कैसा है, अधूरा है। रासायनिक पदार्थ का उपयोग के बिना हमारा जीवन यापन संभव नहीं है। तो अनेक प्रकार के पदार्थ जिनके बारे में अपन ने जैसे जानकारी इस पाठ में अपन लेंगे, तो रासायनिक पदार्थ जो है छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में, जैसे प्लास्टिक होती है, रबड़ होता है, रेशे होते हैं, आदि का उपयोग अपन क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसी प्रकार जैसे आप बीमार होते हो, टेबलेट लेते हो, टेबलेट का जो है रासायनिक पदार्थ है, दवाई लेते हो रासायनिक पदार्थ है, इंजेक्शन वगैरह है रासायनिक पदार्थ है। इसी प्रकार आप ईंधन के रूप में कुछ पदार्थ काम में लेते हो, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह रासायनिक पदार्थ है। इसी प्रकार आप उष्मा के ऊर्जा प्राप्त करने के दूसरे स्रोतों को यूज में लेते हो, उनका प्राथमिक स्रोत कोयला हो सकता है, रासायनिक पदार्थ है। इसी प्रकार अपने घरों में आप खाद्य पदार्थ सेवन करते हो, उनमें रासायनिक पदार्थों की मात्राएं होती है, तत्वों की मात्राएं होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं। तो वो क्या है, रासायनिक पदार्थ के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के हैं, हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के पदार्थों को अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं का संचालन है बिना रासायनिक पदार्थों के संभव नहीं है। अर्थात रासायनिक पदार्थों से ही हमारा जीवन संभव है, या हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अपने घरों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में से अचार है, मुरब्बे है आदि का रखरखाव अपन करते हैं, उनका परिरक्षण अपन को करना पड़ता है। तो परिरक्षण के लिए भी अपन क्या काम में लेते हैं, रासायनिक पदार्थों को ही काम में लेते हैं। तो बिना रासायनिक पदार्थों के हमारे दैनिक जीवन की जो गाड़ी है वो चलना संभव नहीं है। इसी प्रकार आप यातायात के साधनों को काम में लेते हो, उनमें गाड़ियों के टायर बने होते हैं, गाड़ियां में धातु का प्रयोग होता है, तो वो भी क्या रासायनिक पदार्थ है। इसका मतलब आप XYZ जीरो से लेके और अनंत तक जो भी चीजें अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेके शाम तक, है ना, जैसे कृषि के क्षेत्र में देखिए, जैसे यूरिया खाद वगैरह अपन यूज में लेते रासायनिक पदार्थ है ना, खाद काम में लेते रासायनिक पदार्थ है। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्र मेडिकल लाइन में चले जाइए आप, या जैसे आप भवन निर्माण करवा रहे हो, जैसे कंक्रीट सीमेंट सब क्या रासायनिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक के पाइप आप काम में लेते हो, फिटिंग वगैरह के लिए रासायनिक पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। जैसे बिजली के लिए आप तार काम में लेते हो, रासायनिक पदार्थ है वो भी,
क्योंकि वो भी कोई ना कोई रासायन तो इसमें ही। इसका मतलब धातु, अधातु या उपधातु जो भी कुछ यूज में आ रहा है वो किसकी श्रेणी में आएगा? रासायनिक की श्रेणी में आएगा। तो बिना रासायनिक पदार्थों के अपना जीवन यापन संभव नहीं है। तो हमारा जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपन को क्या चाहिए? रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उनमें कुछ पदार्थ अम्लीय हो सकते हैं, कुछ पदार्थ क्षारीय हो सकते हैं, कुछ पदार्थ है वो लवणीय हो सकते हैं, लवण के रूप में हो सकते हैं। तो दैनिक जीवन में जो रासायनिक पदार्थ काम में आते हैं उनमें मेन क्या काम में आते हैं? अम्ल, क्षार और लवणों के रूप में इनको अपन क्या करते हैं? काम में लेते हैं। तो अब अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके आएगा अम्ल। एक होता है अम्ल और एक होता है अम्ल। अम्ल का मतलब एक नशीला पदार्थ होता है जो अफीम के रूप में जानते हैं, और यह अम्ल, इसका मतलब ये एक केमिकल है, एक प्रकार से अम्ल। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 में कहीं न कहीं भी परिभाषाएं पढ़ी है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसको सार कहते हैं, और वे तीखे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे नमक वगैरह तीखे होते हैं तो उसको आप क्या कहते हो? लवण कहते हो। अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के आधार के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। उसके आधार पर इसके बारे में अपन क्या करेंगे? जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आता है अम्ल। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अब अम्लों की गुणों की बात करें या परिभाषाओं का दूसरा आधार माने तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र आता है एक पेपर सूचक के रूप में जिसको अपन यूज में लेते हैं। तो वे पदार्थ जो नीले को कैसा करते हैं? लाल करते हैं, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। इसी प्रकार अम्ल या क्षार जो भी है ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। पानी में ये क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और पानी में घुलने के कारण जैसे क्षार होगा वो अम्ल के प्रभाव को खत्म करेगा, और अम्ल होगा वो क्या करेगा? क्षार के प्रभाव को खत्म करने का कार्य करेगा। तो इसी प्रकार आर्यनेस ने जो परिभाषा दी थी उसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन देते हो, यानी हाइड्रोजन को धनायन के रूप में जो देते हैं उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? अम्लीय पदार्थों के नाम से जानेंगे। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और सारों के साथ में क्रिया करके उनको उदासीन करने का कार्य करते हैं। ऐसे सब पदार्थ किसकी श्रेणी में आएंगे? अम्लों की श्रेणी में आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे क्या H, यहाँ पे क्या Cl। तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दो तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था? 1, और Cl का कितना था? 17। दोनों जुड़ गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। अतः Cl के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, और H के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है? ये आपस में जुड़ेंगे। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और साथ में इसका अपना अधिकार जता देगा। इसका मतलब सूत्र क्या बन गया? HCl बन गया। तो इस प्रकार से जो प्रतीक जो थे अपन ने जो पहले चर्चा की थी उनके आधार पर इनका निर्माण किया जाता है। तो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इसी प्रकार CH3COOH है, इसी प्रकार H2CO3 है ना, जिसको अपन कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये एसिटिक एसिड होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, जैसे गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो ये अलग अलग रूपों में अम्लों के रूप में क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अम्लों का उपयोग यदि अपन देखें, अपन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने के लिए काम में लेते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अम्लों की मात्राएं क्या होगी आपको देखने को मिलेगी। जैसे सिरका जो आता है आचार वगैरह के लिए अपन यूज में लेते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसी प्रकार आप इमली यूज में लेते हो, इमली स्वाद में थोड़ी खट्टी सी होती है ना। जैसे दही होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, आपके टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। इसी प्रकार नींबू आप यूज में लेते हो, नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड कह सकते हो। इसी प्रकार आप क्या कर लेते हो? संतरा काम में लेते हो, तो संतरा के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में अम्ल पाया जाएगा, है ना। इसी प्रकार जैसे आप अन्य प्रकार, जैसे एक प्रश्न कई बार आता है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। जैसे लाल चींटी के डंक में या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल
पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम क्या है? मेथिलोइक अम्ल है। दूसरा नाम क्या है? मेथिलोइक अम्ल। यह प्रश्न अधिकतर आता है HCOOH, इसका सूत्र होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है। यह परीक्षा में प्रश्न कई बार आ चुका है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथिलोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, दोनों में आप जो भी लिखो उसका उत्तर क्या आपका सही होगा। इसी प्रकार हमारा आमाशय जिसमें भोजन का पाचन होता है उसमें HCl होता है, परंतु HCl जो होता है वो 0 pH मान वाला नहीं होता है, उसका pH मान होता है 1.2, जिसको जठरस के नाम से वहां पे जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? जठरस के नाम से। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अर्थात अलग अलग प्रकार के जो अम्ल है उनके सूत्र वगैरह भी यूज में आते हैं। छोटे प्रश्न कहीं पे आ गए कि 2 अम्लों के नाम लिखो, तो यहाँ पे देखिए HCl, H2SO4, HNO3, ये अम्ल अलग है और ये 2 अम्ल क्या अलग है। इनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। और इन दोनों को बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। छोटा प्रश्न यहां से आता है कि एक प्रबल और एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए। एक प्रबल और एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो प्रबल तो कौन सा हो गया? तीनों में से कोई एक लिख दो, HCl लिख दो, H2SO4 लिख दो या HNO3 लिख दो। और दुर्बल में पूछे तो एसिटिक अम्ल और आपके जो कार्बनिक अम्ल है उनके आप क्या कर सकते हो? नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो ये थे अम्ल। अब जैसे प्रबल किसे कहेंगे, दुर्बल किसे कहेंगे? तो प्रबल का मतलब होता है तेज और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं? जल में घुलते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? जल में घुलते हैं। तो इकाई आयतन में जो पदार्थ घुला हुआ है, तो इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को उसके क्या कहते हैं? सांद्रता के नाम से जाना जाएगा। इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी सांद्रता कहलाएगी, है ना। तो सांद्रता जैसे मान लीजिए अधिक किसकी है, ज्यादा किसकी है? तो एक तो होता है तनु और एक होता है सांद्र। विलयन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तनु होता है, कौन सा होता है? सांद्र होता है, ठीक है ना। तो जैसे तनु कौन सा कहलाएगा? जिसमें उस पदार्थ की तुलना में पानी की मात्रा क्या ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई पदार्थ है, वो मान लीजिए 200 ml है। कितना ml है? 200, और उसमें पानी की मात्रा कितनी? 800 ml है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दुर्बल एक यहाँ पे तनु अम्ल के रूप में होगा, परंतु इसकी तुलना कैसे करेंगे? दूसरा अम्ल कितना? 300 ml और एक में कितना है? 700 ml जल है। तो इसमें तुलना करेंगे तो ये क्या होगा? अधिक सांद्र होगा, क्योंकि 300 ml वाले में अम्लों की मात्रा, अम्ल के अणु की संख्या क्या है? ज्यादा है। इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या इस जल में उसकी पहले वाले की तुलना में क्या है? ज्यादा है। इसी प्रकार क्षार की अपन जब चर्चा करते हैं तो क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। तो क्षार क्या होंगे? क्षार। तो क्षारीय पदार्थ क्या हो गया? जैसे अम्ल होता है उसी प्रकार क्षार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम करते हैं। और जलीय विलयन में जब इसको घोलते हैं तो क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सी आयन देने का काम करते हैं। OH समूह यहाँ पे बाहर निकलेगा, इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी? इसकी क्षारीय होगी। तो क्षार क्या होगा? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी क्या होगी? लिटमस पत्र के प्रति लाल को कैसा करेंगे? ये नीला करेंगे। और जलीय विलयन में कौन से आयन देंगे? ये जलीय विलयन में देंगे ये OH ऋणायन। जलीय विलयन में क्या देंगे? OH ऋणायन देंगे। और जल में घोलने पर ये आसानी से क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और पानी में घुलने पर यदि अम्ल डाला हुआ है
तो अम्ल के प्रभाव को क्या करेंगे, ये समाप्त कर देंगे। इसका मतलब अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त करता है और क्षार क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्रिया होगी और क्रिया होने के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, लवणों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, लवणों का। तो अम्ल क्षार क्रिया करने पर किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो लवण के रूप में जो है वो अलग चीज होगी। अब क्षार कौन कौन से, क्षारों के रूप में जैसे देखिए NaOH, KOH, NH4OH, इसी प्रकार AlOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या क्षारीय पदार्थ है। ये प्रबल क्षार है और ये कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार है। तो क्षार भी प्रबल और दुर्बल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रबल और दुर्बल की परिभाषा पर आगे लेंगे अभी। तो जैसे अपन बात करते थे तनो और सांद्र की, तो तनो और सांद्र जो है उसके बारे में अपन जब चर्चा करें तो अम्ल या क्षार तनु कौन सा होगा। तो यदि विलयन में अम्ल या क्षार जो भी है उसकी तुलना में जल की मात्रा अधिक है, यानी विलयन जो भी आपने लिया उसमें पानी की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा क्या कम है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, उसका तनु विलयन कहलाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी कि 300 ml जल है, 700 ml जल है, 300 ml अम्ल है, तो वो क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। अब जैसे 400 जल है, 600 यदि अम्ल है, तो विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा। इसी प्रकार क्षार है, तो क्षार में भी ये चीज होगी कि जैसे क्षार की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी, तो वो विलयन क्या होगा, अभी तनु कहलाएगा। इसी प्रकार ज्यादा होगी क्षार की, पानी की क्या होगी, कम होगी, तो क्या कहलाएगा, वो सांद्र कहलाएगा। इसका मतलब इकाई आयतन में मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, सांद्रता उसकी अधिक होगी, जिसमें मात्रा कम होगी उसकी सांद्रता क्या होगी, हमेशा कम आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के उदाहरण पूछते हैं, जैसे ये प्रबल क्षार के उदाहरण हो गए, ये दुर्बल क्षार का उदाहरण हो गया। तो परीक्षा में अमूमन प्रश्न पूछा गया है कि एक यस हाँ। तो अब देखिए जैसे ये क्या हो गया, दोनों ये प्रबल क्षार हो गए, ये कौन सा हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। तो इस छोटे प्रश्न जाते हैं एक एक नंबर के, दो नंबर के, जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के उदाहरण दीजिए। एक ही उदाहरण कई बार क्या होता है आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। जैसे अम्ल और क्षार दोनों की जब क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो लवण क्या होगा, अम्ल व क्षार की निश्चित मात्राएं लेकर जब क्रिया करवाई जाती है तो उससे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको सबको क्या बोलेंगे, अपन लवणों के नाम से जानेंगे। या अम्लों और क्षारों की क्रिया से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। अब जब अम्ल क्षार की मात्रा निश्चित ली जाती है तो ऐसी स्थिति में किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होगा। तो उन अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न यहाँ से बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल व क्षार की निश्चित मात्राएं आपस में संयोग करके लवण व जल का निर्माण करती है, उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ये जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और प्लस जल बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, जैसे प्रबल अम्ल आपने ले लिया HCl प्लस प्रबल क्षार ले लिया, जैसे आपने NaOH, अभिक्रिया होगी बन गया NaCl प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो ये अभिक्रिया जिसमें लवण जल बन गया, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। आगे अपन चर्चा है कि अभिक्रियाओं के बारे में वहां पे देखेंगे। तो उष्मा क्षेपी का मतलब पता, उष्मा प्राप्त होती है आपको, तो उष्मा प्राप्त होने वाली क्या कहलाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो अम्ल क्षार, जैसे आप ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो देखिए प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल क्षार बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। इसी प्रकार मान लीजिए प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार होगा। तो यहाँ पे अम्ल की मात्रा क्या ज्यादा है,
तो इसका मतलब विलयन कैसा बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। कैसा बनेगा यहाँ पे? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण बनेगा। इसी प्रकार मान लीजिए दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल सार, तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। तो देखिए उदासीन लवण का उदाहरण कौन सा हो गया? NaCl हो गया। उदासीन लवण का उदाहरण कौन सा हो गया? NaCl हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए HCl प्लस NH4OH, NH4OH क्या दुर्बल सार है? क्रिया होगी तो क्या बनेगा? NH4Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? अम्लीय लवण बन रहा है। क्या बन रहा है? अम्लीय लवण बन रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए दुर्बल सार, जैसे आपके दुर्बल अम्ल आपने कोई भी लिया, दुर्बल अम्ल कौन सा हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया, CH3COOH प्लस इसकी क्रिया किससे करवा रहे हो आप? प्रबल सार से करवा रहे हो। प्रबल सार कौन सा हो गया? NaOH प्लस ये अभिक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? CH3COONA, तो ये हो गया CH3COONA। ये क्या हो गया? सोडियम एसिटेट बन गया। ठीक है ना? तो ये साथ में क्या बनेगा? HCl बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उदासीन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि HCl प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसमें अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? क्षारीय लवण बन रहा है। क्या बन रहा है? ये क्षारीय लवण बन रहा है। तो ऐसे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, सुमेलित वाला प्रश्न कई बार पूछ लेता है, उसमें अम्लीय लवण, क्षारीय लवण आदि के बारे में जानकारियां ली जा सकती है। सॉरी, यहाँ पे H2O बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? H2O। क्या बढ़ेगा? H2O का निर्माण होगा। सॉरी, तो उदासीनीकरण अम्ल लवण और जल तो बनता ही है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो CH3COOH प्लस NaOH जल बढ़ गया और क्या बढ़ गया? तो एसिटिक अम्ल प्लस NaOH की क्रिया से क्या बढ़ गया? सोडियम एसिटेट। तो किसका निर्माण हो गया? यहाँ पे क्षारीय लवण का निर्माण हो गया। अब परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है अम्लीय, उदासीन लवण, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण। तो सुमेलित वाला जो प्रश्न आता है उसमें कई बार ये चीज क्या होती है? दी हुई होती है। तो इस प्रकार से इसके जुड़े हुए प्रश्न भी मिलान वाले प्रश्नों में कई बार आपको पूछे जा सकते हैं। अब जो लवण होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं और साथ में एक क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल का टुकड़ों टाइप में, जैसे नमक देखा आपने, उस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां से क्रिस्टल की बात आई, क्रिस्टल, तो क्रिस्टल से यहां से प्रश्न बढ़ गया क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हो? जैसे आप देखिए, जैसे Na2CO3.10H2O एक सूत्र है मान लीजिए। इसी प्रकार CuSO4.5H2O ये हो गया नीला थोथा का सूत्र, ये हो गया धावन सोडे का सूत्र, ये हो गया नीला थोथा सूत्र दिए हुए इनके। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए CaSO4.2H2O ये सूत्र दिया हुआ है। ये सूत्र किसका होता है? जिप्सम का होता है। इसी प्रकार एक बड़ा सूत्र और होता है, देखा होगा आपने फिटकरी का। तो फिटकरी का सूत्र देखिए, सूत्र होता है K2SO4, जो हो गया K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये सूत्र होता है किसका? फिटकरी का। तो फिटकरी तो अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं इसको फिटकरी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पोटास। रासायनिक नाम होता है पोटास एलम। क्या नाम होता है? पोटास एलम। फिर रासायनिक नाम होता है फिटकरी का। तो फिटकरी का सूत्र जैसे देखा आपने, ये सूत्र देखा, तो यहाँ पे देखिए H2O कितने अणु जल के हैं। जैसे इसमें 2 अणु जल के, जिप्सम वाले में, धावन सोडियम में 10 अणु है, नीला थोथा इसमें कॉपर सल्फेट के साथ में 5 अणु है, फिटकरी वाले में कितने अणु है? 24 अणु है। इसका मतलब इस जो अणु दिया हुआ है, अर्थात लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण का जो एक सूत्र है उसकी इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या
कि पानी के अणुओं की संख्या कितनी है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के जो निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे क्रिस्टलन जल कहलाती है। अर्थात इस क्रिस्टल में ये जल की मात्रा यहाँ पे उपस्थित है। तो क्रिस्टलन जल की परिभाषा यहाँ पे ये हो जाती है। इसी प्रकार अम्ल, क्षार, लवण इनकी पहचान करने के लिए कुछ सूचक के रूप में पदार्थ क्या होते हैं काम में लिए जाते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ, यानी जो पदार्थ आप यूज में ले रहे हो कि वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ साथ उनको अलग अलग व्यवहार करते हैं, यानी वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे अम्ल के साथ व्यवहार अलग, जैसे लिटमस पत्र की अपन ने बात की, क्षार के साथ हमें क्या करेगा, क्षार में डालोगे तो लाल कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और अम्ल में डालोगे नीला कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। परंतु लवण में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब उदासीन के प्रति उसका व्यवहार अलग है, अम्ल के प्रति अलग है, क्षार के प्रति अलग है। तो अम्ल क्षार जो है उनके व्यवहार के आधार पर अपन अम्ल क्षार की पहचान इन सूचकों से कर सकते हैं। तो यह अपन कह सकते हैं वे पदार्थ जो अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान करवाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक सामान्यतः दो प्रकार के मानते हैं। एक वैसे पाठ्य पुस्तक में सूचक की जानकारी नहीं मिलेगी आपको, परंतु कई बार छोटे प्रश्न वाले में परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति की देन है, कृत्रिम का मतलब हमने बनाए। तो प्राकृतिक सूचक के रूप में हल्दी और लिटमस पेपर मेन यूज में आते हैं। इसी प्रकार कृत्रिम सूचक के रूप में मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन जो होती है वो क्या होती है, काम में ली जाती है। इसी प्रकार पीएच स्केल जो होती है वो भी अम्लता व क्षारीयता की पहचान के लिए क्या होती है, काम में आती है। पीएच पेपर के बारे में आपने सुना होगा, पीएच पेपर से अपन अम्लता या क्षारीयता की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से पदार्थों की अम्ल प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, लवणीय प्रकृति की जानकारी है वो आसानी से ली जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न कर दिया गया कि आपके पास में 3 विलियन है, आपके पास में कितने विलियन है, 3 विलियन है, और आपके पास में एक पीएच पेपर है। कितना पीएच पेपर है, एक। या आपके पास में लिटमस पत्र कितना है, एक ही है, एक लिटमस पेपर है। मान लीजिए आपके पास में ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये 3 क्या बीकर है या प्रश्नावली है जिसमें आपको अलग अलग विलियन दिया हुआ है। जैसे इसमें मान लो जो भी है कुछ, इसमें मान लो कुछ दिया हुआ है, इसमें मान लो कुछ दिया हुआ है। अब एक पीएच पेपर की सहायता से या एक लिटमस पेपर की सहायता से आपको इन तीनों की पहचान करनी है कि किसमें अम्ल वाला है, किसमें क्षार वाला है, किसमें लवण वाला है। जैसे इसमें तीनों में एक में अम्ल, एक में अम्ल है, एक में क्षार है, एक में क्या लवण है। अब आपने पीएच पेपर लिया, मान लो ये लाल लिटमस पेपर है, सॉरी कौन सा लिया, लिटमस पेपर लिया, ये मान लीजिए लाल है। आप पहले विलियन में लेके चले गए, इसके रंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्षारीय नहीं है, ये क्षारीय नहीं है। अब ये कौन सा हो सकता है, ये अम्लीय हो सकता है क्योंकि लाल है। आपके पास में कैसा लाल लिटमस पत्र है, कैसा पत्र है, लाल लिटमस पत्र है। तो इसमें आप जब अम्ल में लेके जा रहे हो तो भी लाल का लाल रहेगा, उदासीन लवण में ले जाओगे तो भी लाल का लाल रहेगा। इसका मतलब पहले ए वाले में क्षार नहीं है। अब आप इसको दूसरे वाले में ले गए, दूसरे वाले में ले जाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये फिर कंफ्यूज होगा कि ये अम्ल या लवण है ना। अब तीसरे में ले गए और ये मान लो कैसा हो गया, नीला हो गया। तो नीला होने का मतलब इसमें कौन सा क्षार है, तो सी में कौन सा आया, क्षार आया। अब लिटमस पेपर का रंग जो लाल था वो कैसा हो गया, नीला हो गया। अब आपके पास में लिटमस पेपर हो गया नीला। अब नीले को आप वापस इनमें से किसी में लेके आ रहे हो, इसमें लेके आए, मान लो कैसा हो गया, लाल हो गया, वापिस से कैसा हो गया, लाल हो गया। इसका मतलब इसमें क्या है, अम्ल है। तो प्रश्न में लिखा कि आपके 3 दिए हुए, 3 में एक में अम्ल, एक में क्षार, एक में लवण, तो सीधा सा हो गया कि बी वाला कौन सा हो गया, लवण हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें लेके आए, यहाँ पे लाल होता है ना, इसमें नहीं होता मान लो लाल, तो ये कौन सा हो जाता, लवण हो जाता, और ये कौन सा हो जाता, अम्ल हो जाता। तो इस प्रकार से एक लिटमस पेपर की सहायता से अपन इन बीकरों के अंदर जो विभाजन भरा हुआ है अम्ल, क्षार, लवण का, उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में आगे जो पाठ से संबंधित जानकारी होगी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे आर्यनिस है, ब्रास्टेड लोरी है, लुइस है, इन्होंने अम्ल क्षारों की परिभाषाएं अपने अपने सिस्टम के हिसाब से दी। उनकी अलग अलग परिभाषाएं जो है उनके बारे में अपन चर्चा जो है अगले पीरियड में करेंगे। ठीक है।
आज जो है इससे संबंधित जो जानकारी आपने ली, छोटे प्रश्न यहाँ से खूब बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से निकलते हैं, तो थोड़ा सा उन पर क्या करेंगे आप विशेष ध्यान देंगे और उनको आप क्या करेंगे हल करोगे। ओके।